नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात एक ऐसे वायरल हो रहे वीडियो की जो सासाराम के गुप्ता धाम का बताया जाता है, जहां पर अचानक से पहाड़ी नदी में पानी आ जाता है और रास्ते में पड़ने वाली दुकानें जो यहां पर पहुंचने वाले लोगों की सेवा में लगी हुई थी, वो दुकानें बह जाती हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें कई श्रद्धालु पहाड़ी नदी के दोनों के किनारों पर फंस जाते हैं। चेनारी से गुप्ता धाम जाने वाली पर्वतीय रास्तों के बीच ये पहाड़ी नदी अचानक से लबलबाकर भर जाती है और यहाँ पर दोनों तरफ श्रद्धालु और पहुंचने वाले पर्यटक फंस जाते हैं। तेज बारिश होने की वजह से बताया जा रहा है कि ये रास्ता जहां से श्रद्धालु आवाजाही कर रहे थे, पहाड़ी नदी में अचानक से पानी आ जाने की वजह से दोनों किनारों पर फंस गए। गुप्ता धाम जाने वाले रास्ते में छोटे छोटे फुटपाथ पर दुकान जो लगाए गए थे वो बह जाते हैं। वीडियो तेजी से इस वक्त ये वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कार भी फंसी हुई नजर आती है। फिलहाल स्थिति को सामान्य कर लिया गया है, किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गया जिला में बारिश नहीं होने की वजह से लोग, किसान, आमजन सभी परेशान हैं। परेशानी का आलम यह है कि लोग अब टोटके का सहारा लेने लगे हैं। इंद्रदेव को खुश जो करना है, यहाँ पर देखिए ये वो टोटके की तस्वीरें हैं जो इसलिए यहाँ पर नजर आ रही हैं क्योंकि लोग पानी के लिए अब इस टोटके का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। बारिश को लेकर लोग तरह तरह के टोटके कर रहे हैं। कोंच प्रखंड के पडरावा में महिलाओं ने 2.5 किलोमीटर चलकर तालाब से रात के अंधेरे में घड़े भरकर पानी की चोरी की और फिर भगवान इंद्र पर आधारित गीत गुनगुनाते हुए वापस अपने गांव लौटती हैं। गांव के लोगों के अनुसार ये मान्यता इनकी रही है कि बारिश के लिए ये टोटका अगर किया जाए तो फिर इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। मधुबनी के घोघरडीहा की एक तस्वीर जो सवाल पैदा करती है सिस्टम को लेकर, व्यवस्था को लेकर। यहां पर मुखिया पीसीसी सड़क निर्माण के लिए कारगर कदम उठाने के दावे करते नजर आए। सड़क का निर्माण शुरू किया गया, सड़क का निर्माण आधा अधूरा छोड़ दिया गया और अब इस आधे अधूरे निर्माण की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये किसी बरसाती नाले की तस्वीर नहीं है, ये किसी नदी और तालाब की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये सड़क की तस्वीर है जहां घुटने भर पानी में लोग खड़े होकर हालात को बताने के लिए विवश हैं। पानी जमा होने से अब लोगों के सामने विकट समस्या खड़ी है। सड़क निर्माण का काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया। बारिश के मौसम में अब ये परेशानी किस रूप में विकराल तरीके से लोगों के सामने खड़ी हो गई है। दोनों ही तरफ से योजना के तहत मुखिया ने जो सड़कें बनवाई, बीच में लाकर उसे आधा अधूरा छोड़ा जाता है। गाराटोल गांव में ये पीसीसी सड़क बनाई जा रही है, लेकिन ये सड़क पूरी नहीं बन पाई। गाराटोल गांव के लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया ने पीसीसी सड़क निर्माण की राशि तो जरूर उठा ली, लेकिन इसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया और अब बीडीओ से गांव के लोग लिखित शिकायत भी कर चुके हैं। अररिया से सटे नेपाल के विराटनगर का इलाका इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में, और चर्चा के पीछे की वजह है वो रसायन जो यहां पर लोगों के पास से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि रसायन जैसा दिखने वाला ये पदार्थ 2 किलोग्राम जो बरामद किया गया, 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये यूरेनियम जैसा दिखता है। हालांकि नेपाल पुलिस ने फिलहाल इसे जब्त कर लिया है और प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि 2 किलोग्राम संदिग्ध रसायन आखिर है क्या, इसका इस्तेमाल किस रूप में होना था, क्या ये रसायन सचमुच यूरेनियम तो नहीं है। अगर जांच में यूरेनियम की पुष्टि हो जाती है तो ये इस वक्त सिर्फ नेपाल पुलिस के लिए नहीं बल्कि बिहार के तमाम जांच एजेंसियों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगी। तमाम जांच एजेंसियों की नजर भी अब इस रसायन की जांच और परिणाम पर टिकी हुई है।
ये तस्वीर आपके सामने उसी रसायन की, उसी पदार्थ की। 2 किलो यूरेनियम जैसा रसायन जब्त किया गया है। लिहाजा ये अब जांच का विषय कि इसका किस रूप में इस्तेमाल किया जाना था। भारत के लिए अगर ये यूरेनियम साबित हो जाता है तो रेड अलर्ट जैसी स्थिति होगी। हाल के दिनों में बिहार से जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों को लेकर एक से एक खुलासे हो रहे हैं, उस बीच इन 15 लोगों से पूछताछ का क्रम भी लगातार चलता हुआ। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से 10 किलोग्राम अफीम को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसकी जब्ती की गई है। तो 10 किलोग्राम से ज्यादा अफीम की जब्ती हुई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर 2 महिलाओं को भी इस दौरान पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों महिलाओं के साथ साथ 2 अन्य शख्स जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये सभी इस प्रतिबंधित पदार्थ को लेकर दीमापुर से हावड़ा जा रहे थे, जिस दौरान इन्हें पकड़ा गया है। 10 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी जा रही है इस वक्त, और तस्करी के आरोप में 4 लोग गिरफ्त में हैं। अगली खबर सुपौल से है, जहां पर एक ही परिवार के 5 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। अब ये 5 बच्चे इस वक्त इलाजरत है। बताया जा रहा है कि दाल भात और आलू की सब्जी खाने के बाद ये बच्चे उल्टी और दस्त की शिकायत करने लगते हैं, जिसके बाद आनन फानन में इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये सभी बच्चे बीमार हुए हैं। हालांकि सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो माखन पट्टी के वार्ड संख्या 11 की ये तस्वीर। मम्मी कैसे मुरल्ला के भागल आबत रहिए तो गाँव के डॉक्टर उसियार दिल तो अस्थिर भए गेल। आ तकर बाद हम से 4 बजे दे गए, 4 बजे से ऐसे कहो। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सराय रंजन स्टेशन के पास 4 दीवारी जो है वो भरभरा कर गिर गई। कुछ दिनों पहले ही इस 4 दीवारी का निर्माण कराया गया था, लेकिन हल्की सी बारिश में ये 4 दीवारी जो है वो धराशायी हो जाती है। गुणवत्ता को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके के कार्य कराए जा रहे हैं, जहां निर्माण के दौरान ही ये दीवार गिर गई। 500 फीट लंबी ये दीवार जो इस वक्त आप देख रहे हैं, एक बार फिर से अब इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। लेकिन सवाल ग्रामीणों की तरफ से ये उठाया जा रहा है कि अगर इसी तरह के कार्य कराए जाएंगे तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है और इसकी जद में कोई भी आ सकता है। सुपरवाइजर हालांकि इसके पीछे रेलवे के अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। ये कब से काम चालू हो रही है? मतलब चालू ये हुआ तो हो गया, अप्रैल से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बना हुआ कितना दिन हो गया? बना हुआ लगभग 1 महीना हुआ है। तो 1 महीना में गिर गया इतना घटिया सामान? घटिया नहीं, घटिया कोई भी सामान अगर बनाइएगा उसके लोड के मुताबिक बनाइएगा तब तो होगा। अगर लोड इस पे 50 केजी, इसके 20 केजी कैपेसिटी है लोड लेने का, अब उसमें 50 केजी लोड दीजिएगा तो संभव है? उसके लिए 50 केजी उसके कैपेसिटी बनाइएगा तब न होगा। ईटा से लेकर सीमेंट तक, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट में ये बिना पिलर के काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें सरकार की क्षति, आम लोगों की क्षति तो निश्चित रूप से है। उस संजोग कहिए अच्छा कि ये यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि बगल में रैक पॉइंट है, और रैक पॉइंट पर सैकड़ों मजदूर काम करने के बाद इधर आके यहाँ पे नाश्ता पानी करते हैं, या बैठते हैं, या घूमते हैं, टहलते हैं सुबह में। पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग हमेशा अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। इस बार जो कारनामा, स्वास्थ्य विभाग को भी इस कारनामे को जरूर देखना चाहिए, जहां पर पीएचसी में कुत्ता जो है वो देखिए किस तरीके से आराम फरमा रहा है। और खुद सीएससी का ये वीडियो जो सुगौली का बताया जा रहा है, यहां पर ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओपीडी के टेबल पर कुत्ते के बैठने की तस्वीर इस वक्त किसी अस्पताल में पहुंचे मरीज के परिजनों की तरफ से बनाई गई और उसे इसके बाद सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। नया मामला जो है ये इस वक्त बेहद तेजी से वायरल है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था और उसमें आमूल चूल परिवर्तन के दावों के बीच ऐसी तस्वीरों का आना खुद
इनके दावों पर सवाल खड़े करता है। जहां पर पीएचसी में डॉक्टरों की मौजूदगी होनी चाहिए थी, जहां इस टेबल के इर्द गिर्द मरीज होने चाहिए थे, वहां पर टेबल पर बड़े आराम से ये कुत्ता बैठा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जमशेदपुर में सबसे सुरक्षित स्थान गोलमुरी पुलिस लाइन का इलाका आज एक खबर के साथ सनसनी इस इलाके में फैल गई। यहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई, वो भी पुलिस लाइन क्वार्टर में। गोलमुरी पुलिस लाइन में ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महिला पुलिस जवान की हत्या की गई, साथ ही साथ बुजुर्ग मां और बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। 13 साल की बेटी और बुजुर्ग मां का शव बरामद किया गया है पुलिस जवान के साथ। महिला पुलिस जवान अपनी मां और बेटी के साथ यहां पुलिस लाइन क्वार्टर में रह रही थी। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से ये घर से बाहर नहीं निकले, जिसके बाद लोगों को शक हुआ। जब घर का दरवाजा खोला गया तो तीनों के शव बरामद किए गए। हालांकि इस वक्त एसएसपी प्रभात कुमार के साथ पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 दिनों से महिला कांस्टेबल घर से बाहर नहीं आई थी। घटनास्थल से कोई हथियार हालांकि बरामद नहीं किया गया है, लेकिन हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। शरीर पर जख्म के निशान को देखकर पुलिस इस दिशा में अब जांच करती हुई नजर आ रही है। हत्या किसने की, इसके पीछे का मकसद क्या था, पुलिस की तहकीकात में ये सब साफ हो पाएगा। लेकिन इस घटना के बाद से एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता सामने है। रहते थे, उनका फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से ताला लगा हुआ है और उनके सगे संबंधियों से जब जांच पड़ताल किया गया कहीं से कुछ पता नहीं चला, तो उनके दरवाज़ा को खोल करके वहां जब इंटर किया गया तो पता चला कि तीनों की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है। उसके बाद सभी को सूचना दिया गया है। अब जैसा देख रहे हैं पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है। हम लोग फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाए थे, फिंगरप्रिंट की टीम आई हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और हमारी पूरी टीम लगी हुई है और सब लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी घटना हुई है उसको हम लोग तहकीकात करते हुए जो भी अपराधी इसमें शामिल होंगे और जो घटनाक्रम हुआ है उसकी सत्यता की जांच करते हुए अगर कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर गोलमुरी पुलिस लाइन में ट्रिपल मर्डर के बाद यहाँ पर पूरी तरह सनसनी फैल गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यह आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में यही वह बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के क्वार्टर नंबर J5 में यहाँ पर सविता रानी यहाँ पर रहती थी। सविता रानी हेम्ब्रम यहाँ पर अपनी बेटी अपनी माँ के साथ इसी क्वार्टर नंबर J5 में यहाँ पर रहती थी और इसी क्वार्टर में इनकी यहाँ पर तीनों पूरे परिवार की यहाँ पर लाश मिली है। इस ट्रिपल मर्डर के बाद पूरे जमशेदपुर शहर में सनसनी फैली हुई है कि पुलिस लाइन जहां लोग सुरक्षित मानते हैं, पुलिस जहां पर लोग इसे पूरी तरह सेफ्टी एरिया मानते हैं और इसी क्वार्टर पे आकर इस ट्रिपल मर्डर कैसे हो गई, कई तरह के सवाल है। फिलहाल जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार कल रात को इस पूरी घटना को उन्होंने यहाँ पर आके देखा है और अभी तक इसी तीनों का सब यहाँ पर है। जिला प्रशासन पुलिस पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचेगी और कुछ ही देर में यहाँ पर शव निकाल कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि गोलमुरी क्वार्टर नंबर J5 में किस तरह ट्रिपल मर्डर हुई है। प्रवंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। धनबाद कोयलांचल के वासीपुर में एक बार फिर से फायरिंग की घटना घटी है, जिसमें बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद भूली थाने से चंद कदमों की दूरी पर वारदात को अंजाम देकर अपराधी यहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है गनीमत ये रही कि अपराधियों ने जब फायरिंग की तो गोली कार में जाकर लगती है। कार में बैठे लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गोलीबारी में कार सवार गुड़िया खान और उसके पति की जान बाल बाल बची है। गोलीबारी की जानकारी मिलने के बाद टीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैंक मोड़ और भूली थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। इस दौरान 3 खोखा बरामद किया गया। पीड़ित ने फायरिंग का आरोप फहीम खान के बेटे पर लगाते हुए संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी गुड़िया खान पर हमला किया जा चुका है, जिनमें 4 शूटर्स इस वक्त जेल में हैं। हम लोग कितना लड़े, यहाँ हमारा इससे चाहिए, यहाँ हमारे पीछे तो हम थे मर जाते। उसके बाद मेरा संपत्ति लूट लेता सब। ये सब फहीम खान का बेटा इकबाल खान का षड्यंत्र है। आप लोग खुल के सुन लीजिए। फहीम खान का बेटा इकबाल खान, सोनू खान
सोनू खान का भाई जब्बार, सब मिल के ये षड्यंत्र रचा, क्योंकि मेरा करोड़ों का संपत्ति है मारूफगंज में, जाके जांच बैठा लीजिए। हम लोग 2 बहन हैं, हमको मार देगा। मेरी एक बहन छोटी है, वो सीधी है, कुछ नहीं समझ में आता उसको। बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान का असर नजर आने लगा है। जी हां, जिन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है उनमें बिहार भी शामिल है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सर्वाधिक टीकाकरण करने वाले 4 राज्यों में बिहार ने अपना नाम दर्ज कराया है। लोग कोरोना को लेकर अब बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं और ऐसे में यहां पर इस टीकाकरण महाअभियान का असर साफ नजर आता है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर बिहार लगातार टीकाकरण महाअभियान चलाता रहा, लगातार लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करता रहा और ऐसा करने से बिहार देश भर में 4थे नंबर पर पहुंच गया है। देश भर में 4 महत्वपूर्ण राज्यों में बिहार का नाम शामिल हो गया है, जहां टीका सबसे अधिक दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में अब तक कोरोना का 14 करोड़ 8 लाख से अधिक डोज टीका दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, बिहार मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से आगे निकल गया है। बिहार से अधिक टीका देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, जहां 34 करोड़ 53 लाख अभी तक कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 17 करोड़ 14 लाख, पश्चिम बंगाल में 14 करोड़ 56 लाख वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही बिहार 4थे नंबर पर पहुंच गया है, जहां टीकाकरण केंद्र पर लगातार टीके दिए जा रहे हैं और यही वजह है कि बिहार ने 14 करोड़ 8 लाख का जो लक्ष्य है वो वहां पहुंच गया है। 14 करोड़ 8 लाख टीके अब तक दिए जा चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि कोरोना के टीके लें। बूस्टर डोज लेने वाले लोगों की संख्या कम नजर आ रही है। ऐसे में लगातार महाअभियान चलाकर ये अपील की जा रही है कि बूस्टर डोज ले। कोरोना की इस जंग से अगर जीतना है तो आपको बूस्टर डोज लगाने होंगे, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बूस्टर डोज लोग कम ले रहे हैं और बूस्टर डोज के प्रति लोगों को बताना है, ये समझाना है कि बूस्टर डोज उनके लिए कितना ज़रूरी है। हालांकि जो आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं तो बिहार देश भर में 4थे स्थान पर पहुंच गया है, जहां सबसे अधिक कोरोना के टीके दिए गए हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और कल शाम उन्हें एम्स से डिस्चार्ज किया जाएगा। दिल्ली एम्स में इस वक्त लालू प्रसाद इलाजरत हैं, भर्ती हैं, लेकिन राहत और बड़ी खबर ये कि लालू प्रसाद की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और कल शाम एम्स से लालू प्रसाद डिस्चार्ज होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लालू प्रसाद, जो कि कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, इस वक्त दिल्ली एम्स में इलाजरत। हालांकि राहत की खबर ये है कि तेजी से उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। कल शाम डिस्चार्ज करने की बात सामने आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद को कल शाम एम्स से डिस्चार्ज किया जाएगा। तो किडनी के इलाज के लिए देश से बाहर जाने को लेकर इंतजार भी किया जा रहा था। परिजनों के साथ साथ डॉक्टर्स की सलाह भी यही थी कि लालू प्रसाद की सेहत में जैसे ही सुधार होगा उसके बाद इस दिशा में भी आगे कार्य किया जाएगा। ये राहत की खबर लालू प्रसाद के चाहने वालों के लिए भी, लालू प्रसाद के परिवार वालों के लिए भी, कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमितेश, राहत की खबर लालू प्रसाद के परिवार के लिए भी और उनके चाहने वालों के लिए भी। यादव को जिस हालत में पटना से दिल्ली लाया गया था एयर एम्बुलेंस से, उस समय काफी हालत उनकी चिंताजनक थी, लेकिन दिल्ली आते ही, एम्स में आते ही उनका जब इलाज शुरू हुआ, उसके अगले ही दिन उनकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया था और लालू प्रसाद यादव काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। लेकिन अभी जो उनके पारिवारिक सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उनकी सेहत में काफी सुधार देखने को मिल रहा है, लिहाजा कल शाम तक उनको एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि किडनी की जो समस्या है उनकी पहले की तरह है और किडनी की समस्या से निजात पाने के लिए पहले से भी जो चर्चा चल रही थी कि सिंगापुर में या फिर विदेश में दूसरी जगह पर किडनी ट्रांसप्लांट करने की जो बात है, उन तमाम प्रक्रिया को आगे शुरू किया जाएगा। लेकिन जो बीच में जो तबीयत अचानक बिगड़ गई थी पटना में और पारस हॉस्पिटल में वहाँ पर जो भर्ती कराया गया था, वहाँ से फिर उनको दिल्ली लाया गया था,
तो यहाँ दिल्ली लाने के बाद जो उनकी स्थिति थी उसमें काफी सुधार हुआ है और लालू प्रसाद यादव को एम्स से कल शाम तक डिस्चार्ज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू प्रसाद को कल शाम तक एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जैसा हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं कि उनकी सेहत में दिल्ली एम्स में भर्ती होने के बाद से लगातार दिनों दिन सुधार हो रहा था और अब डॉक्टरी ये सलाह और जानकारी सामने है कि उनकी सेहत में तब्दीली आ चुकी है, सुधार है और इसीलिए उन्हें कल शाम डिस्चार्ज किया जाएगा। और अब बात नवादा की, जहां पर किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ मौसम की बेरुखी है, बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोपनी को लेकर, आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर। वहीं दूसरी तरफ ट्यूबवेल जो सरकार की तरफ से रोपनी करने के लिए, पटवन करने के लिए सरकारी मदद के तौर पर लगाई जाती है, वो ट्यूबवेल भी इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसान परेशान हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। इन दिनों किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। पहले मौसम की बेरुखी के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि तय समय से बारिश कम होने के कारण किसानों की किसानी सबसे सर्वाधिक प्रभावित हुई है और यही कारण है कि अभी भी खेत जो है सूने पड़े हुए हैं। एक सिंचाई का जो सबसे बड़ा जरिया हुआ करता है वो है ट्यूबवेल, जो आज की स्थिति में पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ज़िले में एक आंकड़े के अनुसार कुल 193 ट्यूबवेल हैं, जिसमें अधिकांश ट्यूबवेल ही ख़राब हैं और महज कुछ ही ट्यूबवेल जो है जो कार्यरत है, जिससे उनको लाभ मिल पा रहा है। इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्यूबवेल का जो है वो जर्जर अवस्था में है। कोई भी पार्ट इसका काम नहीं कर पा रहा है। ना तो यहाँ ऑपरेटर आते हैं और ना ही इसका लाभ आसपास के ग्रामीणों को मिल पा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या स्थिति है इसका, ये बताइए। इस ट्यूबवेल के कोई 1975 से चालू है, उसके बाद 2017 तक चालू हुआ, उसके बाद तो बंद। उसके बाद ऑपरेटर मर गया, उसके बाद कोई ऑपरेटर नहीं आ सका। अब एक भी दिन नहीं चला। हाँ, एक भी नहीं चला। पहले क्या इससे लाभ होता था? पहले से लाभ होता, किसान पढ़ाता था, अपना आता था। इसका बहुत स्थिति खराब है। जैसे टेबल पानी चलता था तो थोड़ा किसान को लाभ मिलता था। इसके कारण अभी 2017 से बंद है, 5 साल हो गया। ऑपरेटर भी मर गया, कोई ऑपरेटर भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहुत स्थिति बहुत ख़राब है। ट्यूबवेल के सहारे उन्हें सिंचाई में काफ़ी सहूलियत होती थी, मगर ट्यूबवेल के ख़राब होने के कारण उन्हें यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और चलिए अब आपको राजधानी के स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बारिश की हल्की बूंदों के साथ ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है। व्यवस्था पर सवाल और व्यवस्था वैसी जो खुद राजधानी पटना में बैठती है। स्कूल है, ब्लैक बोर्ड है, बेंच है। स्कूल में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 टीचर हैं, लेकिन इस स्कूल में गुरुवार को बच्चे नहीं हैं। वजह है बारिश की बूंदें। आप सोच रहे होंगे कि बारिश की बूंदों का बच्चों की मौजूदगी से क्या मतलब। तो पहले राजधानी पटना के राजकीय हिंदी बालक मध्य विद्यालय भंवर पोखर के हालात की ये तस्वीरें देखिए। बारिश में छत से पानी टपकता है, प्लास्टर कभी भी झड़ने को बेताब है। जो छत है उसका जो छज्जा है वो गिरने का हमेशा डर रहता है। अभी भी जर्जर है ये मकान, और देखिए ऊपर जो है प्लास्टर जो है टूट टूट कर गिरता है। कई बार हादसा होते होते इस कमरे में ही बचा है। और तो और आप बाकी देखिए बिजली की क्या व्यवस्था है, यानी जर्जर वायरिंग है। इससे कभी भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर करंट लगने की भी घटना हो सकती है। ना बैठने की व्यवस्था है, ना पढ़ाई कराने की व्यवस्था है, ना सामान रखने की व्यवस्था है। अलमीरा की क्या स्थिति है और जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर रखे हुए हैं उसकी हालत आप समझ सकते हैं। रजिस्टर हो या स्कूल के जो कागजात हैं इसी तरह से यूं ही रखे हुए हैं। पटना के इस सरकारी स्कूल में 2-2 कमरे थे, लेकिन एक पिछली बरसात में धंस चुका है, जिसकी मरम्मत इस साल तक नहीं हो पाई है। एक जो बचा है उसमें क्लास 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है बच्चों को यहाँ से बस्ता लेकर चलता कर दिया जाता है। मतलब छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है। बच्चे अपने अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी बरस रहा था, तो पानी गिरता है, छज्जा भी गिरने का डर है। कितना डर लगता है?
डर तो लगता है जी, लेकिन पानी आने के बाद ही हम लोग छुट्टी करते हैं, क्योंकि मान लीजिए गिर जाता है तो इससे परेशानी होगी। अब सवाल उठता है कि व्यवस्था बेपरवाह है तो इसमें बच्चों का क्या कसूर। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो बिल्कुल व्यवस्था बेपरवाह है, बच्चों का कसूर नहीं है, लेकिन जिनका कसूर है उनकी जिम्मेदारियां कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा, इसका जवाब तो देना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।